नमस्कार, मैं रवीश कुमार। यह आवाज तो आप सुने ही होंगे। पत्रकारिता के क्षेत्र में या यूं कहें कि निष्पक्ष पत्रकारिता के क्षेत्र में इनका नाम अन्यतम है। जब खबरों की निष्पक्षता की बात होती है या खबरों को एक बेबाक तरीके से प्रस्तुत करने की, संदर्भों से युक्त करने की, तो इन रवीश कुमार जी का नाम भारतीय पत्रकारिता के क्षेत्र में अन्यतम है। और इन्हीं योगदानों को ध्यान में रखते हुए इन्हें वर्ष 2019 में, जिसे एशिया का नोबेल कहा जाता है, जी हाँ, रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है इन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में प्राप्त हुआ। तो आज इन्हीं के द्वारा लिखित पुस्तक जो है बोलना ही है, जो आप मेरे सामने देख सकते हैं मेरे हाथ में, इस पर चर्चा करेंगे। बोलना ही है लोकतंत्र, संस्कृति और राष्ट्र के बारे में। तो अपने मूल विचारों को प्रस्तुत करते हैं, अपने आप में लोकतंत्र, संस्कृति और राष्ट्र के बारे में अपनी चर्चा करते हैं। कहा जाता है कि आप रवीश कुमार जी के बातों से सहमत हों या न हों, लेकिन उनकी बेबाकी और जिंदादिली व्यक्तित्व अपने आप में, जो भारत के पत्रकारिता के क्षेत्र में और वर्तमान में जिस प्रकार से देश में घटनाएं हो रही हैं और पत्रकारगण भी या तो इस खेमे में बट गए हैं या इस खेमे में बट गए हैं। बहरहाल अपना अपना मूल्यांकन है, लेकिन उन मूल्यांकन में भी जब हम बात करते हैं रवीश कुमार जी का, तो कितने लोग कहते हैं कि भले आप जब वो एनडीटीवी से इस्तीफा देकर वापस आते हैं और अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, रवीश कुमार ऑफिशियल के माध्यम से प्रत्येक खबरों की तहकीकात करते हैं, और उन तहकीकात करती हुई खबरों में आपको एक जीवंतता दिखेगी, रिसर्च दिखेगा, संदर्भ दिखेगा और त्वरित प्रतिक्रिया तो नहीं दिखेगी, लेकिन हाँ, उन खबरों को एक सामंजस्य स्थापित करते एक रिपोर्ट जो है आपको जरूर दिखेगी। तो नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारी विशेष कड़ी में, जिसका नाम है अलमीरा से झांकती किताब में। आज हम इस एपिसोड में, इस कड़ी में चर्चा करेंगे रवीश कुमार जी द्वारा लिखित पुस्तक बोलना ही है पर। सर्वप्रथम कुछ टिप्पणीकारों की टिप्पणी देखते हैं। उससे पहले आपको बताते चले, अगर यह पुस्तक आप पढ़ना चाहें तो यह राजकमल पेपर पैक्स यानी राजकमल प्रकाशन से उपलब्ध है। यह ई बुक के रूप में भी उपलब्ध है, तो चाहे तो आप इसे खरीद भी सकते हैं और उन संदर्भों को, तथ्यों को बातचीत कर सकते हैं। हम यह एक संक्षेप में आपके समक्ष कुछ बातों को रखेंगे, जिनसे आप इनके रिपोर्ट के प्रति या खबरों की वास्तविकता के प्रति जान पाएंगे। हालांकि मैं पूर्णतः किसी भी बात से सहमत न होते हुए भी इस बात को रखना चाहूँगा कि उनका जो योगदान है भारतीय पत्रकारिता के क्षेत्र में, वह अन्यतम है और विशिष्ट है। तो आइए बिना देर किए अब हम चर्चा करते हैं उनकी पुस्तक के बारे में। उसके पहले पिछले पृष्ठ में कुछ टिप्पणीकारों ने अपनी अपनी इस पुस्तक के बारे में टिप्पणी प्रस्तुत की है, उसको पढ़ते हैं। रवीश कुमार की यह किताब बोलना ही है इस बात की पड़ताल करती है कि भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस रूप में बाधित हुई है, परस्पर संवाद और सार्थक बहस की गुंजाइश कैसे कम हुई है, और इससे देश में नफरत और असहिष्णुता को कैसे बढ़ावा मिला है। अक्सर सरकारें असरकारी आवाजों को दबाने का प्रयास करती हैं, चाहे हम किसी भी समय की सरकार की बात करें। हाँ, इसका पैमाना और आंकड़ा कभी कभी ज़्यादा हो जाता है और कभी अपेक्षाकृत कम रहता है। तो इन सब चीज़ों को, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में ये बात कर रहे हैं। आगे लिखते हैं, और इससे देश में नफरत और असहिष्णुता को कैसे बढ़ावा मिल रहा है, कैसे जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, मीडिया और अन्य संस्थान एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में हम विफल कर रहे हैं। इन स्थितियों से उबरने की राह खोजती यह किताब हमारे वर्तमान समय की वह दस्तावेज है जो स्वस्थ लोकतंत्र के हर हिमायती के लिए संग्रहणीय है। यानी जिस प्रकार से जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करें या अन्य प्रकार के विभिन्न भी स्वतंत्रता अगर किसी भी रूप में बाधित हुई है, तो अपने मूल विचारों को स्पष्ट करते हैं। हालांकि मैं पूर्णतः इन चीज़ों से सहमत नहीं हूँ, लेकिन हाँ, इस चीज़ को अभिव्यक्त करने का, इस चीज़ को सामने रखने का उनका जो अपना प्रयत्न है, वह वास्तव में सराहनीय है, प्रशंसनीय है। और मैं भी लगातार उनके रिपोर्ट के देखता भी हूँ, चीज़ों को समझता भी हूँ। हाँ, आप जरूर अपने संदर्भों के अनुसार उस चीज़ को समझें और आगे भी बढ़ाने का प्रयास करें।
नयनतारा सहगल लिखती हैं, यह पुस्तक साहसी और आज के लिए बेहद प्रासंगिक है, हर भारतीय को पढ़नी चाहिए। अनुराधा रमण लिखती हैं, द हिंदू की रिपोर्टर हैं, कि रवीश कुमार किताब के हर पन्ने पर हमें उन खतरों से आगाह करते हैं जिनसे आजकल हम घिरे हुए हैं। वे एक सीधा सादा सवाल करते हैं कि आपको फेक न्यूज़ दिखाने के आरोपों का खतरा उठाते हुए सच को सामने लाना चाहिए या सत्ता का चीयर लीडर बनकर उसकी वाहवाही बटोरने में लगे रहना चाहिए। यानी जब हम बात करते हैं आज जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर विभिन्न प्रकार के खबरें, चाहे वो धर्म के बारे में हो, जाति के बारे में हो, और इन सब से इतर विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं या निजी जिंदगी के सवालों के बारे में हो, लगातार फेक न्यूज फैलाया जा रहा है। तो इस दिशा में हम संदर्भित खबरों पर ही ध्यान आकृष्ट करें, यह सबसे ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। आप देखते होंगे आज के चैनलों में इस प्रकार से थंबनेल बनाए जाते हैं, थंबनेल वही जो यूट्यूब के पहले आप स्क्रॉल करते हैं तो आपको दिखता होगा। तो आपको इन सब चीज़ों को ठहर कर देखनी चाहिए, अपनी राय बनाने से पहले वर्तमान में दोनों पक्षों को उनकी मूल बातों को समझना चाहिए। लेकिन ऐसा भी होता है कि मान लीजिए आज बौद्धिकता के उहापोह में किसी भी पक्ष में ऐसे तर्क गढ़ दी जाती है मनगढ़ंत कि आपको वह विश्वास होने लगता है, चाहे वह पक्ष में हो या विपक्ष में हो, कि ऐसी चीजें हैं। कोई भी व्यक्ति 100% तो सत्य नहीं हो सकता, हाँ, लेकिन आनुपातिकता या सापेक्षता के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए हम इस चीज को जान सकते हैं कि कैसे इन सब चीजों से बच सकते हैं और अपने विचारों को, अपनी सोच को, अपने निष्पक्ष जो कार्यशीलता को बढ़ावा दे सकते हैं। तो आगे लिखते हैं कि अपने सवाल के जवाब में रवीश समझौतों की मिलावट से दूर पहले सवाल के साथ खड़े दिखाई देते हैं। यह किताब हमारे दौर का आईना है। गीता शेषु लिखती हैं बिबिलियो कि रवीश का भारत सुंदर नहीं है, जो भारत हमें यहाँ दिखता है वह एक निर्दयी और भयभीत नागरिकता का देश है, और यही वजह है कि एक जुनूनी की तरह रवीश एक बेहतर दुनिया तलाश करने की बात करते हैं। एक ऐसी दुनिया, एक ऐसा देश जो नफरत और हिंसा से मुक्त हो। बोलना ही है, ईमानदारी, उत्साह और उम्मीद से भरी हुई किताब है। यह हमारे भीतर एक हलचल पैदा करती है। आशा है कि आगे जाकर यह किताब एक सार्थक बहस का रास्ता खोलेगी। गीता शेषु लिखते हैं। भूमिका के रूप में वे लिखते हैं, सर्वप्रथम कुछ पृष्ठों को देखेंगे। जैसा हमने बताया, एनडीटीवी के पूर्व पत्रकार रह चुके हैं। आज की युवा पीढ़ी जरूर इन्हें सुननी चाहिए और अपनी बातों को, अपने भाव, अपने विचार को एक संपृक्तता में देखने की आवश्यकता है। वे आगे लिखते हैं इनके किताब के बारे में कि रवीश कुमार लेखक, पत्रकार और सामाजिक आलोचक हैं। वे लंबे समय तक एनडीटीवी इंडिया में वरिष्ठ कार्यकारी संपादक के रूप में कार्यरत रहे। लोग उन्हें रवीश की रिपोर्ट वाले रवीश के रूप में ज़्यादा जानते हैं, या प्राइम टाइम देख लें या रवीश की रिपोर्ट देख लें, इन सब चीज़ों में। उनकी किताब में इश्क में शहर होना एक मानक बन चुकी है। अंग्रेजी में इसका अनुवाद द सिटी हैपन्स इन लव स्पीकिंग टाइगर से प्रकाशित हुआ है। कथेतर विधा में पहली किताब बोलना ही है। अब तक अंग्रेजी, नेपाली, मराठी, पंजाबी और कन्नड़ में अनुदित हो चुकी है। साल 2019 में उन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। माफ़ कीजिएगा, मैंने अक्टूबर जंक्शन का नाम लिया था, लेकिन इनकी मूल पुस्तक का नाम क्या है? इश्क में शहर होना। वह इनकी पहली पुस्तक के रूप में कह सकते हैं, और दूसरी पुस्तक के रूप में यह रवीश कुमार जी का ये बोलना ही है लेकर मैं प्रस्तुत हूँ। तो ये दो पुस्तक हैं। पहला पुस्तक कौन सा है? इश्क में शहर होना, जिसको वाहवाही भी मिली है, और दूसरी पुस्तक के रूप में जो है वह बोलना ही है, जो कि राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। इसकी भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले वो लिखते हैं कि नोयना, तनीमा और तनिषा को जो मेरे बोलने और लिखने का मोल चुकाते हैं, यानी कि बेटी हैं और ये सधर्मिणी हैं, उनके बारे में ये लिखते हैं। यानी प्रथम में जो नयना है, नोयना, तनीमा और तनिषा, उनके बारे में लिखते हैं। भूमिका जो है 2019 आ चुका है, दुनिया एक नए रंग में हमारे सामने है। नोयना, तनीमा और तनिषा, संभवतः नोयना इनकी सधर्मिणी है, तनीमा और तनिषा जो है इनकी पुत्री हैं। वे लिखते हैं भूमिका में कि 2019 आ चुका है,
वह ये 2019 के समय का है, आज 2025 है, यानी लगभग अगर हम देखें तो 6 वर्ष का अंतराल है। तो वो उस समय की पुस्तक है। दुनिया एक नए रंग में हमारे सामने है। जिस समय मैं यह नई भूमिका लिखने बैठा तभी व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया, आज तेरी लिंचिंग की जाएगी। लिंचिंग अंग्रेजी में लिखा है और उसकी स्पेलिंग गलत है, LYNCHING की जगह LENCHING लिखा गया है। हम जिस लिंचिंग के खतरों की बात करते हैं वो अब कुछ लोगों के लिए सामान्य कार्य हो चुका है। किसी से असहमति होने पर उसकी लिंचिंग करने का ख्याल आना अब आम बात की तरह है। झारखंड में 17 जून को तबरेज अंसारी नाम के युवक को लोग खंभे से बांधकर रात के 1 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक मारते रहते हैं। पुलिस देर से आती है, तबरेज को अस्पताल में ले जाया जाता है, डॉक्टर उसका ब्लड प्रेशर तक रिकॉर्ड नहीं करते हैं, वह मर जाता है। ऐसी ही भीड़ थी जिसने दिल्ली से सटे बुलंदशहर में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह को मारा था। वे इस भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे जो महाव गांव के खेतों में गाय का कंकाल देकर हिंसा पर उतारू हो गई थी। यह 2018 के दिसंबर की घटना है। तब इस तरह की हिंसा गाय के नाम पर हुआ करती थी, लेकिन जैसे ही गायों की हालत पर रिपोर्ट आने लगी कि वे गौशालाओं में बगैर चारे के मर रही हैं, गायों के खुले घूमने से खेत चौपट हो रही है, किसान नाराज हो रहे हैं, राजनीति ने गायों को छोड़ दिया है, तभी इसके नाम पर किया जाने वाला काम जारी है, काम, भय और हिंसा का। इसने जारी रखने के लिए जय श्री राम का नारा गया है। वही भीड़ अब जय श्री राम बुलवाने के नाम पर सक्रिय है। वह तबरेज अंसारी से ऐसा करवाने पर उतारू होती है और वह जय श्री राम बोलता है लेकिन बच नहीं पाता है। वो अपनी भूमिका इन सब चीज़ों के बारे में व्यक्त करते हैं। आगे लिखते हैं कि जो यह भीड़ है महज शब्द नहीं है, इसमें बहुत से लोग हैं, मारने वाले, मारते हुए देखकर चुप रहने वाले और अपने मोबाइल फोन में वीडियो बनाने वाले। वे तब भी चुप रहते हैं जब बहुसंख्यक समाज के दर्जनों बच्चे इस तरह के हिंसा के आरोपों में जेल में हैं या मुकदमा झेल रहे हैं। आवारा भीड़ का निर्माण तीव्र गति से चल रहा है। यह भीड़ कब कहां आ जाएगी पता नहीं। यह सामान्य बात नहीं थी कि लोकसभा में सांसद असुद्दीन ओवैसी के शपथ लेने के वक्त जय श्री राम का नारा लगाया गया। यह नारा राम के प्रेम में लगाया गया नारा नहीं था, ओवैसी को डराने या चिढ़ाने के लिए था। वे उनका अपना विचार है, उसी भूमिका को मैं पढ़ रहा हूँ। जवाब में ओवैसी ने अल्लाह अकबर का नारा दिया। नारा बनाम नारा का यह प्रसंग लोकसभा की कार्यवाही से निकाल दिया गया, मगर सड़कों पर होने वाली कार्यवाही का यह उद्घोष बन गया। सांप्रदायिक बातें अब राष्ट्रवादी बताई जाने लगी हैं। ड्राइंग रूम की संभ्रांत चर्चा में सांप्रदायिकता अच्छे भोजन के बाद अच्छी मिठाई हो चुकी है। सांप्रदायिकता सिर्फ भौरे रूप में ही नहीं दिखती है, वह अच्छे संस्कारों में भी जगह बनाती है। फर्क यह है कि जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं वो अच्छे वाक्यों और तर्कों को गढ़ने की क्षमता नहीं रखते, सीधा मारते हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो मारने का नुकसान जानते हैं, इसलिए हिंसा के समर्थन का शालीन रास्ता अपनाते हैं। वो धीमे स्वर में किसी को सीधा करने या सबक सिखाने की राजनीति का समर्थन करते हैं, जिन्हें हम अच्छे और जिम्मेदार लोग कहते हैं। कुछ भी नया नहीं है, भारत और दुनिया के इतिहास में पहले घट चुका है। फिर भी यह मान लेना सही नहीं होगा कि सब कुछ पुराना है। बहुत कुछ नए तर्कों से भी हो रहा है। जैसे भारत का एक प्रमुख न्यूज चैनल बताता है कि 2019 का विश्व कप भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस्मत के कारण जीतने वाला है। न्यूज एंकर की आवाज गूंज रही है, वह लाखों घरों में पहुंचती हुई संभ्रांत चर्चाओं का भी सहज हिस्सा बन जाती है। वे आगे लिखते हैं, ठीक उसी वक्त और भी खबरें हैं जिन्हें प्रधानमंत्री की किस्मत से नहीं होनी चाहिए थी, जैसे कि अर्थव्यवस्था में मंदी की आहट और रिकॉर्ड स्तर पर रोजगार की घटना। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक्यूट इंसेफेलाइटिस से 140 से अधिक बच्चों का मर जाना। गुजरात में सीवर की सफाई करने के दौरान 7 सफाई कर्मियों का मर जाना। गनीमत है न्यूज एंकर ने इसके प्रधानमंत्री की किस्मत को जिम्मेदार नहीं माना या इन मामलों में उनकी तरफ से हुए या नहीं हुए किसी हस्तक्षेप पर कोई सवाल नहीं उठाया। न्यूज चैनलों को देखने वाले करोड़ों दर्शक यह सब देखते हुए चुप हो जाते हैं। उन्हें पत्रकारिता का मतलब पता है।
मगर उन्होंने बेमतलब की पत्रकारिता से ही अपना रिश्ता जोड़ लिया है। अगर हम बात करें या वामपंथ की या दक्षिण पंथ की बात करें तो ये लोग अपनी अपने तरह से तर्क गढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि नागार्जुन कहे हैं कि ना ही दक्षिण और ना ही वाम जनता को रोटी से काम, यानी जनता को रोटी से काम है, चाहे वह वामपंथ के रास्ते से मिल रहा हो या दक्षिण पंथ के रास्ते से मिल रहा हो। एक और व्यक्ति लिखते हैं कि अगर मैं जनता के प्रति वफादार हूं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि या मैं इस तरफ हूं या उस तरफ हूं। ये फर्क नहीं पड़ता वो वाला बात नहीं है जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। ये फर्क नहीं पड़ता जनता की जो मूल आवश्यकताओं की बात है, और यह रील से आप पूरा नहीं सुन सकते हैं। रील लाइफ में लगातार घंटों तक आप रील स्क्रॉल करेंगे, लेकिन आपका इस वर्ष जो एक शब्द भी दिया गया है जो दिमाग का सड़न रूप में जो है वह आता है। तो हमें इस चीज में देखना चाहिए कि हमें एक नियमित एवं संतुलित रिपोर्ट को देखनी चाहिए, पुस्तकों की ओर बढ़नी चाहिए, और हमारा यही प्रयास है कि आप पुस्तकों से जुड़ें और हम उन सब चीज़ों पर चर्चा करें। हम एक संक्षिप्त और सारांश उसका प्रस्तुत करते हैं, और आपके जिम्मे अब यह जिम्मेदारी है कि उस पुस्तक को पढ़ें। अब तो आसान है, आप खट से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, वह पुस्तक हाथों हाथ आपके पास पहुंच सकता है। तो इस चीज़ का अनुसरण कीजिए और लगातार आगे बढ़िए, अपनी चीज़ों को जानिए, समझिए और अपने भाव में एक कुशल नागरिक बनने का जो है गुण आत्मसात कीजिए। इसमें आगे भूमिका भी है, एक लंबी भूमिका के रूप में अपनी बात को स्पष्ट करते हैं। इसके कुछ कुछ प्रसंगों को हम जानेंगे। वे न्यूज के बारे में लिखते हैं, अब न्यूज रूम में कोई नहीं पूछता कि खबर कहाँ है या इसमें खबर क्या है। रिपोर्ट का सिस्टम कुचल दिया गया। जो बचे हैं अब संपादक बचे हैं, जिनके नाम के आगे सीनियर ग्रुप एडिटर, सीनियर मैनेजिंग एडिटर, नेशनल एडिटर, पॉलिटिकल एडिटर, एसोसिएट एडिटर आदि आदि लगा होता है। इसके अलावा भी कई तरह के एडिटर हो गए हैं। अब एडिटर से कैसे पूछे कि खबर क्या है, तुमने इतने दिनों से खबर क्यों नहीं की। न्यूज चैनलों के न्यूज रूम का ही एक काम है डिबेट का पॉइंट तय करना। जनता भी इसे ही पत्रकारिता समझने लगी है। वह भी कहती है हमारे यहाँ ये घटना हो गई है, इस पर डिबेट करा दीजिए। आप देख रहे होंगे कि विभिन्न न्यूज चैनलों पर जिस प्रकार से नफरती बयान दिए जाते हैं, नफरती रिपोर्टर होते हैं और उनको बतौर देखा जाए तो मानदेय मिलता है, उनको पैसे दे करके डिबेट में लाया जाता है और वो आपस में लड़ते हैं और इसका प्रभाव जनता पर पड़ता है। जनता जो है एक दूसरे के विरोध में हो जाती इस तरह से, जबकि नेतागण एवं उनके बीच में सहज संभाव हो सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस पर टिप्पणी की थी, सख्त टिप्पणी की थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आप स्थिति अभी जान सकते हैं। पहले एक राजनीति की शुचिता होती थी जिसमें नेतागण आपस में एक दूसरे से बहस करते थे, वाद विवाद करते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। मैं केवल सत्ता पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे विपक्ष की बात कर रहा हूँ। अभी हाल फिलहाल में देखें जिस प्रकार से भारतीय संविधान सदन में या भारतीय संविधान के जो जितने भी लोकसभा या राज्यसभा में जिस प्रकार से अंबेडकर के नाम पर चर्चा की गई, इसके कई पहलू हैं। आप चाहे किसी भी पहलू से समर्थन, अगर मान लीजिए अंबेडकर के उस बयान से उन्हें चोट पहुंचा हो तो क्या यह तरीका है जिस प्रकार से धक्का मुक्की करना, जैसे कि वहां पर वाद विवाद करने के लिए बनाया गया, आपस में धक्का मुक्की करने के लिए नहीं। और सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष का भी दायित्व बनता है कि इन सब चीजों में देखें। आप आलोचना करने के लिए कह सकते हैं, मुझे भी तुष्टिपूर्ण अपनी बात कहने के लिए कर सकते हैं, लेकिन आपको समझना चाहिए कि आप जब भी किसी वाद के या किसी चश्मे से देखना स्टार्ट कर देते हैं, चाहे कोई भी हो, तब यह चीज जो है हमारे सामने स्पष्ट हो जाती है। तो आगे लिखते हैं, मुझे रोज ऐसे कई फोन आते हैं जिसमें लोग कहते हैं कि वे और उनके साथी देखते तो दूसरे चैनल ही हैं, लेकिन उनकी फला समस्या मैं उठा दूं। इससे पता चलता है कि वे फर्क करना जानते हैं कि क्या पत्रकारिता है और क्या नहीं है। फिर भी वे उन्हीं चैनलों को देखते हैं जिनके बारे में उनकी राय है कि यह पत्रकारिता नहीं है, उनका मजा लेते हैं। तो इस तरह से अपनी बात को यह स्पष्ट करते हैं। वे आगे लिखते हैं कि एक किताब की भूमिका अखबार की रिपोर्ट की तरह क्यों लिखी जाए। जब अखबार में रिपोर्ट ही न छपे तो फिर किताब की भूमिका या प्रस्तावना ही बचती है, क्योंकि ऐसी जगहों पर उनकी भी नज़र कम पड़ती है जो किताबें जलाते हैं। इसलिए भूमिका में वो सब लिखा जाना चाहिए जो आप किताब में नहीं लिख पाते हैं। हालांकि मुझे उम्मीद है कि जो विरोध करते हैं उनमें से भी कुछ लोग इस किताब को खोलेंगे और इसे पढ़ेंगे,
यह बात मायने नहीं रखती कि वे इसमें लिखी गई बातों से सहमत होते हैं या असहमत होते हैं। यानी आप सहमत या असहमत नहीं हैं, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ या सहमत हूँ, लेकिन आपके बोलने के अधिकार को और आपके बात रखने के अधिकार को मैं जो है मारूंगा नहीं। प्रसिद्ध दार्शनिक का भी जो जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ, शायद अरस्तु हैं, इन्होंने अपनी बात को स्पष्ट किया था कि मैं तुम्हारे बात से असहमत रहूंगा, लेकिन फिर भी तुम्हें बोलने के अधिकार से वंचित नहीं करूंगा। और एक लोकतंत्र में, एक सार्थक लोकतंत्र में, एक निष्पक्ष लोकतंत्र में यह होना भी चाहिए। वे आगे लिखते हैं, मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि इसे वे भी पढ़ें, इसे ही नहीं उन सबकी किताब जिनका वो विरोध करते आए हैं। सबको अपने विरोधी मत की किताब भी पढ़नी चाहिए ताकि किसी भी मत के बारे में सही राय बन सके। किसी को बिना जाने उसका विरोध या समर्थन करने से बचना चाहिए। बात कितनी स्पष्ट लिखते हैं। मान लीजिए आप वामपंथ को सपोर्ट करते हैं, उसका समर्थन करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप केवल उसकी पुस्तक को पढ़ें, आप दक्षिण पंथ की पुस्तक को पढ़ें, क्योंकि जब आप उस पुस्तक को पढ़ते हैं तो आप जान पाते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। मान लीजिए आप दक्षिण पंथ को सपोर्ट करते हैं तो आप वामपंथी पुस्तकों को भी पढ़ें। आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं, जो खुली विचारधारा की बात करता हो, पूंजीवाद की बात करता हो, खुली प्रतिस्पर्धा की बात करता हो, वे सभी दक्षिण पंथ में आते हैं। और वामपंथ में जो कि सर्वहारा वर्ग की कामना करता हो, जमीन जल जंगल जमीन की बात करता हो, लोगों के मूल अधिकारों की बात करता हो तो वह, और समाजवाद की संकल्पना को स्वीकार करने की बात करता हो तो वह किस रूप में आएगा? वामपंथ में आएगा, यानी लेफ्टिस्ट जिनको कहा जाता है। आज हम लेफ्टिस्ट की जो धारणा को कितना संकुचित बना दिए हैं, चाहे राइटिस्ट की धारणा को भी बना दिए हैं, लेकिन इन संकुचितताओं से बचना चाहिए। जैसा हमने कहा कि अगर जनता के प्रति आप वफादार हैं तो फर्क नहीं पड़ता है कि आप किसी भी खेमे हो, अपना काम आप करते रहिए। ठीक है, तो यही बात है। और एक प्रसंग आता है खुशवंत सिंह जी, जब वो कहते हैं अटल जी के बारे में कि आप आदमी तो अच्छे हैं लेकिन गलत पार्टी में हैं। फिर अटल जी जवाब देते हैं, आप देखे होंगे तो आपकी अदालत में रजत शर्मा जी की, तो वो फिर बाद में उसका जवाब देते हुए कहते हैं कि अगर मैं आदमी गलत हूं तो सही पार्टी में कैसे, अगर आदमी मैं सही हूं तो गलत पार्टी में कैसे हो सकता हूं, और अगर मैं गलत पार्टी में हूं तो आदमी सही कैसे हो सकता हूं। तो इसका अपना एक डिबेट है, लेकिन आपको उस चीज को समझने की आवश्यकता है कि चाहे आप किसी भी पार्टी विचारधारा को माने, लेकिन अपने अंदर राजनीति की शुचिता और संवेदनशीलता को बनाए रखें और अलग अलग विचारधाराओं को पढ़ें। यही जो है इस पुस्तक के लेखक रवीश कुमार जी का भी यही उनका सुझाव है, उनका परामर्श है, जो आपको जरूर स्वीकार करनी चाहिए, हमें भी स्वीकार करना चाहिए। एक विद्यार्थी होने के नाते मैं लगातार चीज़ों को पढ़ रहा हूँ, अल्प ज्ञान है, धीरे धीरे चीज़ों को समझने का प्रयास कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि आप भी मेरे साथ चलें। तो विरोधी मत की किताब भी पढ़नी चाहिए ताकि किसी भी मत के बारे में सही राय बन सके। किसी को बिना जाने उसका विरोध या समर्थन करने से बचना चाहिए। मेरी यह किताब अंग्रेजी में हजारों पाठकों तक पहुंची है। उन्हें सभी उदार पाठकों का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे पढ़ा। मराठी और कन्नड़ के पाठकों का भी शुक्रिया कि उन्होंने मेरी किताब को पढ़ा, अपनी भाषा में पढ़ी। अब यह किताब अपनी मूल भाषा हिंदी में है। 3 भाषाओं में यात्रा के बाद 2 नए लेखों के साथ अंग्रेजी संस्करण के संपादक रवि सिंह का आभार, जिनकी सोच का नतीजा थी यह किताब रवीश कुमार। तो इस प्रकार से अलग अलग भाषाओं में उनकी पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है, अनुदित हो चुकी है, और यह मूल रूप से जो है हिंदी में है। इसमें कई प्रकार के अध्याय हैं। उन अध्यायों में अपनी बात को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। फर्ज के लिए, उदाहरण के लिए आपको बता दें, पहला है बोलना, दूसरा है रोबो पब्लिक और नए लोकतंत्र का निर्माण, अगला है डर का रोजगार, अगला है चौथा जहां भीड़ वहीं हिटलर का जर्मनी, 5वां है जनता होने का अधिकार, 6ठा है बाबाओं के बाजार में आप और हम। जिस प्रकार से देख सकते हैं बाबाओं का चक्कर है। राहत इंदौरी साहब भी करते हैं कि तैर कर दरिया पार करो, यानी मल्लाहों का चक्कर छोड़ो और तैर कर दरिया पार करो। तो दरिया जो है आप अपनी यात्रा को स्वयं करनी पड़ेगी, आप चीज़ों को समझना पड़ेगा आपको। आगे है हम सबके जीवन में प्रेम, आगे है निजता का अधिकार, संविधान की किताब में एक सुंदर सी कविता, आगे है डरपोक किस्म की नागरिकता गढ़ता मुख्य धारा मीडिया। 10वां है 2019 में 1984 पढ़ते हुए। 11वां है अध्याय में 15 अगस्त को एक आइसक्रीम जरूर खाएं। 12वां है नागरिक पत्रकारिता की ताकत, यानी किस प्रकार से नागरिक अपने अपने रिपोर्ट को प्रस्तुत कर रहे हैं।
इसमें कुछ अध्याय मुझे बेहद प्रासंगिक लगे, बेहद जो है जुड़ने लायक लगे, आत्मसात करने लायक। जैसे नागरिक होने का अधिकार क्या है, नागरिक पत्रकारिता की ताकत क्या है, आप इनके किन्हीं बातों को कितना सपोर्ट करते हैं, कितना। देखिए, किसी भी व्यक्ति को आप अंध सपोर्ट, या कहा जाता है कि अंधविश्वास उतना ही खतरनाक है जितना कि जो है अंध अविश्वास। तो अविश्वास भी नहीं करनी चाहिए और पूरी तरह से विश्वास भी नहीं। किसी भी चीज को जांच परख करके अपनी बात को रखनी चाहिए, स्पष्ट करनी चाहिए। तो ये अध्याय जैसे जनता होने का अधिकार, नागरिक पत्रकारिता की ताकत, इन सब चीजों को आपको पढ़नी चाहिए और पढ़ करके एक समुन्नत राय बनानी चाहिए, ताकि आप अपने चीजों को रख पाएं, अपने चीजों को कर पाएं। तो इन सब चीजों को गोदी मीडिया के बारे में आलोचना भी करते हैं। हमारी मीडिया की स्थिति को आप जान ही पाए हैं कि किस प्रकार से जब रैंकिंग आती है विश्व की, तो 100 में भी हम नहीं आ पाते हैं, 140 142 रैंक आ पाता है। तो इस सब चीजों से पत्रकारिता की जो साख है वह खतरे में अदृश्य सी दिखाई पड़ती है। यह एक डिबेट का मामला है कि वास्तव में पत्रकारिता जो निष्पक्ष है भी या नहीं। आप इसका उत्तर स्वयं कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और आप लोगों की प्रतिक्रिया नहीं हमें आती है, इसका हमें बेहद खेद होता है, क्योंकि जब हम कोई प्रयास करते हैं तो आपका यह परम कर्तव्य बनता है कि उस प्रयास को सराहें। आप घंटों तक अलग अलग जो तीखी प्रतिक्रियाओं में आप अपनी बात को स्पष्ट गंवा देते हैं और किसी बात को स्पष्ट नहीं सुनते हैं, तो इन सब चीजों से बचिए और अपने जीवन को एक सार्थक बनाए। किसी के प्रति नफरत और घृणा उस स्तर तक नहीं होनी चाहिए जिस स्तर तक एक मनुष्यता से होती है। आप उन्हें सुधारने का और अपने अंदर टेम्परामेंट को बदलने का भी होना चाहिए। चाहे कोई भी लोग हमारी यह पुस्तक देख रहे हो, यह पहल रवीश कुमार जी की पुस्तक पर, तो आप इस चीज को जरूर आगे बढ़ाएं। इसमें 28,000 प्रतियां जो हैं वह 42 माह के अंतर्गत बीत चुकी हैं। केवल यह हिंदी की बात ये कर रहे हैं। फिर अलग अलग भाषाओं में जैसा कि ये बात करते हैं, प्रेम के बारे में बहुत ही मार्मिक तरीके से बयान करते हैं। और फिर से पुनः बता दूं, इनका एक पहला पुस्तक है इश्क में शहर होना, और दूसरी जो है यह बोलना ही है, जो कि इनकी प्रमुख पुस्तक है। प्रेम विवाह में कैसे जो लव जिहाद का जो प्रचलन आ रहा है, उन सब चीजों के बारे में भी ये विस्तार से बयान करते हैं। समय का अभाव है और आप भी देखते देखते बोरिंग हो जाते होंगे, लेकिन आपको ठहरना होगा, आपको चीजों को जानना होगा। तो इस तरह से हमने अपनी बातों को स्पष्ट करने का और रवीश कुमार जी की पुस्तक पर चर्चा करने का एक सफल प्रयास किया। और आपकी भी भूमिका बनती है कि हमारी इस विशेष कड़ी में आप साथ दें एवं पुस्तकों के बारे में जरूर पढ़ें। वे एक और प्रसंग का जिक्र करते हैं कि हमारे शहरों में प्रेम की कोई जगह नहीं है। पार्क का मतलब हमने इतना ही जाना कि गेंदे और बोगनवेलिया के फूल खिलेंगे, कुछ रिटायर्ड लोग दौड़ते मिलेंगे, 2-4 प्रेमी होंगे जिन्हें लोग घूर रहे होंगे। कहीं बैठने की कोई मुकम्मल जगह नहीं है। इश्क के लिए जगह भी चाहिए। इस स्पेस के बिना हमारे शहर के प्रेमी सुपर मॉल के खंभों के पीछे घंटों खड़े थक जाते हैं। कार की विंडो स्क्रीन पर पर्दा लगाए अपराधी की तरह दुस्साहस करते रहते हैं। सिनेमा हॉल के डार्क सीन में एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और उजाले का सीन आते ही हाथ छोड़ देते हैं। प्रेम करने वालों ने अपनी ये व्यथा किसी को सुनाई नहीं, फेसबुक पर भी नहीं लिखा। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आंख चुराए, हमें क्या हो गया है। हीर रांझा 1970 इस गाने को सुनते हुए क्या आपको नहीं लगता कि वह पूछे, पहले ये बताओ कि कहाँ मिले। हेड्स ऑफ टू ऑल लवर्स ऑफ इंडिया। मिलने की जगह नहीं, फिर भी आप मिलने की गुंजाइश ढूंढ लेते हैं। ऑटो का पर्दा गिरा देते हैं, पूरी पॉकेट मनी ऑटो के लिए किराए में लुटा देते हैं। खाली हॉल के चक्कर में बेकार फिल्मों का कलेक्शन बढ़ा जाते हैं। आते आते लोगों की निगाहों के निशाने में रहने के बावजूद एक दूसरे के कंधे से सिर नहीं हटाते। प्रेम के 2 पल के लिए हर रोज पलों की यह लड़ाई आपको प्रेमी से ज्यादा एक्टिविस्ट बना देती है। जिसने भी प्यार किया है वह कम या ज्यादा इन हादसों से गुजरा ही है। मैं नेता होता तो हर शहर में एक लव पार्क बना देता और अगला चुनाव खुशी खुशी हार जाता। जाहिर है समाज को मेरी यह बात पसंद नहीं आती। इश्क कोई रोग नहीं, टाइप के सिंड्रोम से निकलिए। इश्क के लिए स्पेस कहाँ है, डिमांड कीजिए। 45 साल के 60% नौजवानों, तुम सिर्फ मशीनों के कल पुर्जे बनाने और दुकान खोलने नहीं आए हो। तुम्हारी जवानी तुमसे पूछेगी, बताओ कितना इश्क किया,
कितना काम किया, काम से ही इश्क किया तो फिर जीवन क्या जिया। तो किस प्रकार से इश्क के बारे में भी कितनी शानदार बातें, कितनी संजीदगी से बातें रवीश कुमार जी अपनी पुस्तक में लिखते हैं, आपको जरूर पढ़नी चाहिए। वे आगे लिखते हैं, किसी की आंखों में देर तक देखते रहने का जुनून ही नहीं हुआ तो आपने देखा ही क्या। दहेज के सामान के साथ तौलकर महबूबा नहीं आती है। दहेज की इकोनॉमी पर सोसाइटी अपना कंट्रोल खोना नहीं चाहती, इसलिए वह लव मैरिज को आसानी से स्पेस नहीं देती। लड़की पहली कमोडिटी है जो लड़के के वैल्यू से तय होती है, पैसे के साथ दुल्हन, जबकि दुल्हन ही दहेज है। डूब मरो देश के युवाओं। तो किस प्रकार से वे एक नई व्यवस्था के बारे में बात करते हैं, स्त्री स्वाधीनता अगर इसको कहें तो इसमें कोई दो राय नहीं। किस प्रकार से प्रेम में जो प्रेमी प्रेमिका है लव जिहाद के नाम पर या अलग अलग जाति के नाम पर, आप हरियाणा में, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन सब जितने राज्यों चाहे दक्षिण भारत या उत्तर भारत, एक अखिल भारतीय स्तर पर इस चीज़ को अभी तक स्वीकार नहीं कर पाए हैं कि अगर जो दो व्यक्ति हैं, दो प्रेमी एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं तो उन दोनों को एक छूट दी जाए कि अपना जीवन जी सकें, अपनी शादी अपनी मर्जी के अनुसार कर सकें। तो खबरों की निष्पक्षता तो रखते ही हैं। जिस प्रकार से सांप्रदायिकता बढ़ी है, नारे लगवाना, अगर आप ही सोच कर देखिए क्या नारे लगवाने से ईश्वर कहेंगे, अगर मैं अपने काम को सही तरीके से कर रहा हूँ तो ईश्वर कहेंगे कि मेरा नारा लगाओ? क्या ईश्वर मनुष्यों की तरह ही चाटुकार है? बिल्कुल नहीं है। तो इसके लिए आवश्यक है कि हमें नारों की जगह अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए। कितनी बात सुंदर है। सहज सहज ही कुछ अच्छा बोला जाता है तो आपको इस चीज को सुनना चाहिए और गुनना चाहिए। गुनना मतलब हृदय में आत्मसात करनी चाहिए। वे आगे लिखते हैं कि जिस तन को छुआ तूने उस तन को छुपाऊं, जिस मन को लागे नैना वो किसे दिखाऊं। रुदाली 1993। आह हम इश्क के एहसास को जाहिर भी नहीं कर सकते। मीरा तुम इसी देश की होना। मीरा की जो घटना किस प्रकार से कृष्ण के प्रेम में कहें तो एक तरह से बावली रहती हैं उनके बारे में। इश्क हमें थोड़ा कमजोर, थोड़ा संकोची बनाता है। एक बेहतर इंसान में ये कमजोरियां न हो तो वह शैतान बन जाता है। चाहना सिर्फ आई लव यू बोलना नहीं है, चाहना किसी को जानना है और किसी के लिए खुद अपने को भी जानना है। फरवरी का महीना है, किसी माशूक को ढूंढने में भी मत गंवा दीजिएगा। खोजिएगा खुद को भी, अपने शहर को भी, उन कल्पनाओं को भी जिन्हें आप किसी के लिए साकार करना चाहते थे। हम अपने शहरों को इको फ्रेंडली के साथ इश्क फ्रेंडली बनाना है। यानी जब हम इको फ्रेंडली के पर्यावरण के दृष्टिकोण से एक सही दृष्टिकोण की बात करते हैं तो उसके बारे में भी एक स्पेस बनानी है जहां हम सुकून के पल गुजार सकें, जहां किसी को देखते ही पुलिस की लाठी ठक ठक न करे और किसी से बात शुरू करते ही बीच में बादाम वाला न आ जाए। ठीक है कि प्रेम के लिए स्पेस की कमी कल्पनाओं में नहीं है, फिल्मों में नहीं है, फिर शहरों में क्यों है? यह तो ठीक बात नहीं है। मायूस मुल्क में मोहब्बत के हत्यारे, झाड़ियों में घुसकर चूमते प्रेमियों को पकड़ने वाले समाज में अंकित सक्सेना की मौत अंतिम नहीं है। अंकित सक्सेना चुपचाप उसकी खुशहाल तस्वीरों को देखता रहा। एक ऐसी जिंदगी खत्म कर दी गई जिसके पास जीवन के कितने रंग थे। वह मुल्क कितना मायूस होगा जहां प्रेम करने वालों पर तलवारों और चाकुओं से प्रेमी को काट दिया जाता है। कितना यह भयावह और विभत्सपूर्ण घटना है, तस्वीर है। इस मायूसी में किसी के लिखे का वही इंतजार कर रहे हैं जो पहले से ही खून के प्यासे हो चुके हैं। अलार्म लगाकर बैठे रहे कि कब लिख रहा हूँ, अब लिख रहा हूँ या नहीं लिख रहा हूँ। गिद्धों के समाज में कुछ लिखना अब हाजिरी लगाने जैसा होता जा रहा है। काश हम अंकित के प्यार को जवान होते देख पाते। मरने से पहले भी दोनों मौत की आशंका में ही प्यार कर रहे थे। अंकित की माशुका ने तो अपने माँ बाप को घर में बंद कर दिया, हमेशा के लिए भाग निकलने का फैसला जो कर लिया। भारत में बगावत के बगैर मोहब्बत कहाँ होती है? आज भी लड़कियां अपने प्यार के लिए भाग रही हैं। उनके पीछे पीछे जाति और धर्म की तलवार उनके माँ बाप भाग रहे हैं। तो किस प्रकार से प्रेम के बीच में जो यह समाज आ जाता है, जाति आ जाती है, धर्म आ जाता है, संप्रदाय आ जाती है और इन सब के इतर राजनीति आ जाती है। और उस राजनीति के कारण से ही ये सारा चीज जो है वह चलता है। यह घटना जो है दिल्ली के रघुवीर नगर में 23 वर्ष के नौजवान अंकित सक्सेना को मार दिया गया था। उसके 4 दिन बाद 5 फरवरी 2018 को यह लेख अपने ब्लॉग पर लिखा। उस प्रेमिका पर क्या बीत रही होगी जिसने अपने अंकित को पाने के लिए अपने घर
को हमेशा के लिए छोड़ दिया। उस मेट्रो की तरफ भागने के लिए उसके आने से आधुनिक भारत की आहट सुनाई देती है। दूसरे छोर पर अंकित की माँ की चीखती तस्वीरें रुला रही हैं। दोनों तरफ स्त्रियां हैं जो तड़प रही हैं, बेटा और प्रेमी। अंकित भी भागकर उसी मेट्रो स्टेशन के पास जा रहा था जहां पर वह इंतजार कर रही थी। काश वह वहां पहुंच जाता। उस रोज दोनों किसी बस में सवार हो जाते, गुम हो जाते कहीं। नफरतों से भरे इस संसार में अपनी तमाम पहचानों को छोड़कर रोंगटे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ऐसे दृश्यों को देख करके। मगर कम वक्त उसकी कार प्रेमिका की माँ की स्कूटी से ही टकरा मारी। अखबारों में लिखा है कि माँ ने जानबूझकर टक्कर मार दी। अंकित गिर गया, उसका गला काट दिया। अंकित सक्सेना हिंदू था, उसकी प्रेमिका मुसलमान है। प्रेमिका की माँ मुसलमान है, प्रेमिका का भाई मुसलमान है, प्रेमिका का बाप मुसलमान है, प्रेमिका का चाचा मुसलमान है। मुझे किसी का धर्म लिखने में परहेज नहीं। मैं न भी लिखूं तो भी नफरत के नशे में ट्रोल समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ हिंदू दिखेगा, मुसलमान दिखेगा। अगर यही कहानी पलटी होती, उल्टी होती, प्रेमिका हिंदू होती, प्रेमी मुसलमान होता और दोनों के माँ बाप राजी भी होते, तब भी अंकित की हत्या पर सियासी रस लेने वाले तबका घर के बाहर हंगामा कर रहा होता। अभी तो ऐसे ट्रोल कर रहा है जैसे दोनों की शादी के लिए बैंड बारात लेकर जाने वाले थे। ऐसे शादियों के खिलाफ समाज में जहर घोलने वाले लोग आखिर कौन है? इन सब चीजों के बारे में भी हमें सोचने की आवश्यकता है, जिसमें जो है बेबाकी से अपनी बात को रखते हुए आगे लिखते हैं, कौन किससे प्रेम करेगा, इसके खिलाफ सियासी शर्तें कौन बना रहा है, उन शर्तों का समाज के भीतर कैसा असर हो रहा है, किसे जहर से भरा जा रहा है, कौन हत्या करने की कोशिश या योजना बना रहा है। आप खुद सोच सकते हैं, नहीं सोच सकते हैं तो कोई बात नहीं, इतना आसान भी नहीं है। आपके भीतर भी हिंसा की वो परतें तो हैं जहां तक पहुंचकर आप रुक जाते हैं। इसके बाद में और भी अनेक घटनाएं लिखते हैं। कोयटुंबर की कौशल्या और शंकर तो हिंदू ही थे, फिर शंकर को क्यों सरेआम धारदार हथियार से मार दिया गया? क्यों कौशल्या के माता पिता ने उसके प्रेमी शंकर की हत्या की साजिश रची? क्योंकि शंकर दलित था, कौशल्या ऊंची जाति की थी। दोनों ने प्यार किया, शादी कर ली, खरीदारी कर लौट रहे थे। कौशल्या के माँ बाप ने गुंडे भेजकर शंकर को मरवा दिया। यह घटना 2016 की है। इसका वीडियो खतरनाक है। तो चाहे धर्म की बात हो, जाति की बात हो, इसमें राजनीति आ जाती है, संप्रदाय आ जाता है और अपना एक जो झूठ मूठ का दिखावा, आडंबर बहाडंबर, इज्जत जैसे सवाल आ जाते हैं, जिसका न तो कोई तुक है और न तो कोई तर्क है। आगे वे भी अन्य बातों को लिखते हैं, जो नौजवान प्रेम नहीं करता, अपनी पसंद से शादी नहीं करता, वह हमेशा के लिए बुज़दिल हो जाता है, डरपोक हो जाता है। हम ऐसे करोड़ों असफल और डरपोक प्रेमियों के समाज में रहते रहते हत्यारे हो चुके हैं। पहले हम अपनी मोहब्बत की हत्या करते हैं, फिर किसी और की। यानी आपको अपनी मोहब्बत की भी हत्या नहीं करने की आवश्यकता है। प्रेम को जिए एवं प्रेम में जिए, यही सबसे बड़ी समाज की मांग है। और व्यक्ति का जो निजी जिंदगी है उसमें भी एक पल के रूप में, एक प्रमुख घटना के रूप में, एक प्रमुख जीवन के हिस्सा के रूप में सामने आती है और हम उसे स्वीकार करना चाहिए। डरने की आवश्यकता नहीं है। निजता के अधिकार का जो है संविधान की किताब, एक सुंदर सी कविता, इन सब चीजों के बारे में भी वो चर्चा करते हैं। आप बॉडी मीडिया के बारे में भी चर्चा करते हैं। तो इन सब चीजों से संपृक्त होकर इनका जो पुस्तक है वह बोलना ही है, जो लोकतंत्र, संस्कृति और राष्ट्र के बारे में, राष्ट्रवाद में जिस प्रकार से अन्य राष्ट्रवाद के बारे में फैलाया जा रहा है उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो हमने इन सब सारे संदर्भों के आधार पर बातों को देखा, समझा और आपसे आशा एवं उम्मीद करते हैं कि आप आत्मसात भी करें। मैंने पुस्तक के बारे में कुछ समरी ही बताया है। आपको यह पुस्तक पूरी जरूर पढ़नी चाहिए, रवीश कुमार जी की। यह जो है राजकमल पेपर पैक्स से यानी राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुई है और जिसका नाम है बोलना ही है। और इनकी एक और पुस्तक है इश्क में शहर होना। आपने पूरे धैर्य के साथ हमको देखा। अगर आप अगर हमें कहीं भी देख रहे हैं और यह पुस्तक जो है रवीश कुमार जी तक पहुंचे तो हमारे लिए भी एक अच्छी बात होगी। उनकी पहल को एक सेनापति के माध्यम से, एक सैनिक, आम सैनिक के माध्यम से सेनापति का वो कार्यभार संभाल रहे हैं और आगे बढ़ाने का हम प्रयास कर रहे हैं। आपने पूरे धैर्य से हमें सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से जुड़े रहिए हमारी विशेष श्रृंखला में, जिसका नाम क्या है? हाँ, सही पकड़े हैं, अलमीरा से झांकती किताब। बहुत बहुत